So now we are going to start with the graphical frequency distribution. As we already discussed about the frequency distribution, हमने अभी frequency distribution पढ़ा. तो frequency distribution में हमने क्या पढ़ा कि एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट? तो हमने उसके अरेंजमेंट्स भी पढ़ी, हाउ टू अरेंज द डेटा, वो हमने पढ़ा, राइट? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ग्राफिकली किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. इससे क्या होता है, हम अगर डेटा को ग्राफिकली मैंने दिखाते हैं ना, तो वो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट. ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है जब किसी भी डेटा को हम इन डायग्राम और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम किसी भी तरीके से हम समझाते हैं. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब अगर हमारे लिए ग्राफिकली होगी तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर डिसीजन मेकर्स टू टेक डिसीजन. देखो, हम भी जब मैनेजमेंट में थे या आप भी मैनेजमेंट में जब इन फ्यूचर होंगे, तो आप देखोगे कि इतने डेटा, हम लोग इतने लंबे लंबे डेटा परसेंटेज में स्टडी करना, या इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल. और मैंने पहले ही तुमको बताया था कि इन मैनेजमेंट, once you are managing anything, any business or any department, anything, so हमारा main concentration जो है that should be based on our deviation. हमें deviations को check करना है. We are not concerned with the regular report. Regular जो चीजें है वो तो है ही, वो तो नॉर्मल ही है. रोज की अटेंडेंस आ रही है वो नॉर्मल है, प्रोडक्टिविटी रोज की आ रही है, रोज का सेल्स हो रहा है, रोज के डेटा फिगर्स आ रहे हैं, प्रेजेंट है, वेरी गुड. बट जहाँ पे डिविएशन है उसको, उस पे हमारा अटेंशन का जरूरत है. तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन डिविएशन. ना आप देखो, जब डेटा फिगर्स हम स्टडी करेंगे ना, वो सारे डेटा में आप जितने भी टेबल में ड्रॉ कर लो, फिर भी अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे देखो ये बहुत ईजी है समझने में कि 20 to 30 का जो एज ग्रुप है उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, 30 to 40 का एज ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 4 है. इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं. बट 80 to 90 में डिविएशन है. देखो डिविएशन तो यहाँ है, दिस इज अ गैप, यहाँ पे ये खाली है. सो हमारा जो टेंशन वाला बात है वो फर्स्ट तो इस रेंज में कि ये खाली है, और फिर देखो इस रेंज में कितने कम है, इस रेंज में कितने कम है. हम लोग को अगर अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं तो हम किस में देखेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा जोन है, ये तो प्रॉफिट दे रहा है बिल्कुल, इस जोन में, इस रेंज में. ये दिस सेगमेंट इज कॉल्ड कैश काउ. ये मैं तुमको एक सेगमेंट पढ़ाऊंगी बीसीजी मैट्रिक्स, वहां पे बताऊंगी क्या है कैश काउ. तो ये सेगमेंट में, मेरे हिसाब से ये सेगमेंट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी कैन रीच टू दिस लेवल. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स एट दिस लेवल. ठीक है. सो ग्राफिकली देखो हमें समझ में आ गया कि क्या करना, मतलब डेटा पढ़ने से बहुत इजी हो गया इसको समझना. तो इसलिए हमें ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने की जरूरत है कि हम लोग ग्राफिकली कैसे चीजों को समझा सकते हैं, कैसे चीजों को कर सकते हैं. ठीक है. तो first one that we are going to read today is histogram. So what is histogram? It is just a way of summarizing the data on an interval scale. So histogram is just a presentation of the data. It's actually we are summarizing the data that are measured on an interval scale, जो हम लोग वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, किसी भी बेसिस में हो. तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. हिस्टोग्राम इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा. अब इसमें देखो जैसे हमारा एक क्लास इंटरवल है, ये हमारा क्लास इंटरवल, जैसे यहाँ पे हमने एज ग्रुप दिखाया है, दिस इज द एज ग्रुप. सो दिस इज अवर क्लास इंटरवल. 20 to 30 is an interval, 30 to 40 is an interval, 40 to 50, 50 to 60. So this is a class interval and this is the frequency. जैसे 20 to 30 में हमारा क्या है 2, 30 to 40 में 4, 50 to 60 में 5. तो इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल है और दिस इज द फ्रीक्वेंसी. समझा? हो गया. हिस्टोग्राम देखो, there are few characteristics of histogram. Classes are represented by the base of the rectangle and frequencies are represented by the height. हमें ये समझ में आ गया कि हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, हमारा हमें दो चीज मिल रही है. एक तो हमारा बेस ऑफ द रेक्टेंगल. बेस ऑफ द रेक्टेंगल मतलब क्या हो गया, बेस मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितना बेस है, 20 to 30, 30 to 40, दिस इज द बेस. एंड सेकंड थिंग इज द हाइट. ये भी हमें समझ में आ गया. सो हाइट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी. यस, फ्रीक्वेंसी. तो बेस रिप्रेजेंट योर विड्थ और योर रेंज. ठीक है, क्लासेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइट जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं. तो इसका मतलब है
If the classes of histogram are of equal width, then the bases of rectangles will be equal length. ये हमें पता है. Now, tallest the rectangle in a histogram represent the class with the highest frequency. जितना ज्यादा tall होगा, जितना ज्यादा आप देखो height लंबी है, इसका मतलब height आपका जो frequency उतनी ज्यादा है उस height में, इसी वजह से ना. Now, demerits of histogram, there are certain demerits of histogram as well. While the histogram indicates the fluctuations in frequencies from class to class, आपको यहाँ पे frequencies हमें समझ में आ रही है कि class to class कितनी vary कर रही है, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे 2 है, इधर पे 4 है, तो कितना vary कर रहा है वो हमें समझ में आ रहा है. But it does not clearly reveal the rate of change in frequency from one class to next. अभी problem क्या हो रही है, यहाँ पे तो एक range में बात हो रही है ना, तो ये clearly indicate नहीं कर रहा है कि आपका rate of change क्या है. अब रेट ऑफ चेंज के लिए हमें एक परसेंटेज निकालने की जरूरत होती है, वहीं से हमें रेट ऑफ चेंज का पता चलता है. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम. अभी इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखो तुमने पढ़ा होगा इसको, पहले भी पढ़ा है. मैम नाम से नहीं याद आ रहा है, मे भी पढ़ा हुआ हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके हिस्टोग्राम जैसा ही है, बट यहाँ पे हमें क्या मिड पॉइंट ऑफ द क्लास को लेकर हमें पॉइंटिंग करनी है. जैसे यहाँ पे हमारा ये भी हमारा क्लास है, ये हमें पता है. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस. ठीक है. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें जो हमारा एक्स एक्सिस हमें पता है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वी रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस. यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करें मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस. लाइक अगर मैं 10 to 20 पकड़ू तो क्या होगा उसका मिड पॉइंट? 15. तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस भी प्लॉट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको 15, then comes 25, then 35. This is just the midpoint of the classes. Then 45, 55. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें. ठीक है. अब मैं ये फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे मेरा मिड पॉइंट है तो उसका मैं निकाल रही हूँ. ये 15 पे यहाँ आया, 25 पे ये फ्रीक्वेंसी आई, 35 पे जो फ्रीक्वेंसी आई यहाँ आई. इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हम लोग जाकर उस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरीके का बनता है. ठीक है. तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पर मिड पॉइंट पे दिखा रहे हैं. जैसे हम लोग वहां पे दिखा रहे थे 10 to 20 के रेंज में, 10 to 20 का एक रेंज था, वहां पे हम पॉइंटिंग कर रहे थे. बट यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, वी आर टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस and we are pointing the frequency on that point. जैसे 10 to 20 का हमारा था, 10 to 20 में, in between 10 to 20, के रेंज में हमारा आ रहा है सपोज 0. तो मैंने 10 to 20 के मिड पॉइंट क्या लिया? 15. तो 15 में हमने यहाँ 0 प्लॉट किया. अब जैसे हमारा आ रहा है 21 to 30. 21 to 30 के रेंज में आप ले लो सपोज 5 आ रहा है. ठीक है. तो मैंने मिड पॉइंट क्या लिखा? 25. उसमें प्लॉटिंग क्या की? 5 को प्लॉटिंग किया. ठीक है. इस तरीके से. तो जस्ट हमने क्या फ्रीक्वेंसी को तो जहाँ प्लॉट करना वही कर रहे हैं, बस ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में हमारी चेंज हो जा रही है कि हम लोग जो क्लास का मिड पॉइंट है उसको हम लोग लेते हैं. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है. ये मैं क्लियर कर देती हूँ. ना इसके बाद और एक डेटा जो हमें स्टडी करना है, जैसे हमें ओजाइव कर्व भी हमें पढ़ना है, ओजाइव कर्व भी हम पढ़ेंगे. उसके पहले मैं एक छोटा सा और एक चीज पढ़ा दूं.